अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम रीडर सेंटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके आउटलाइन दिस लेसन यू विल लर्न द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर राइटिंग अ रिज्यूमे एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एवलुएटिंग एंड रिवाइजिंग। सबसे पहले बात करते हैं डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव के बारे में। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव में द फर्स्ट एक्टिविटी of writing defining objective is especially important while you are writing a simple letter or job application letter. When defining your objectives, you tell what you want your communication to do. Thus, your objectives form the basis of all your other work of writing. यानी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने का मतलब है कि राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर करना कि हम अपने कम्युनिकेशन से क्या अचीव करना चाहते हैं। टू टेक द रीडर सेंटर्ड अप्रोच यू नीड टू लुक एट दीज थिंग्स। रिज्यूमे लिखते वक्त हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। द फर्स्ट रिजल्ट यू डिज़ायर, द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, वो पीपल जो हमारे कम्युनिकेशन को रीड करेंगे। द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर रिज्यूमे। हम चाहते हैं कि रीडर हमारे कम्युनिकेशन रीड करने के बाद किस तरह रिएक्ट करे। यानी रिज्यूमे लिखते वक्त हमें अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अपने रीडर को भी माइंड में रखना चाहिए। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रिएटिंग। पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। इन द फर्स्ट स्टेज एम्प्लॉयर ट्राई टू अट्रैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एज मैनी क्वालिफाइड पीपल एज पॉसिबल। फर्स्ट स्टेज में एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड एप्लीकेशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ रिक्रिएटिंग में रिज्यूमे आर यूजुअली रीड बाय पीपल हु वर्क इन अ पर्सनल ऑफिस। इस स्टेज पर रिज्यूमे अक्सर पर्सनल ऑफिस में काम करने वाले लोग रीड करते हैं। टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज you may find it helpful to draw an imaginary portrait of the person going through your resume. Imagine a man who sat down to read a stack of 25 to 50 new applications that arrived in today's mail. फर्ज करें कि एक पर्सन के पास 25 से 50 न्यू एप्लीकेशन आ जाती हैं। He does not have time to read through all the applications, so he quickly sorts those applications which merit additional consideration. उसके पास हर रिज्यूमे को डिटेल में रीड करने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो क्विकली एप्लीकेशन को स्क्रीन करता है और डिसाइड करता है कि किन एप्लीकेशन को फर्दर कंसिडरेशन मिलना चाहिए। He quickly find reasons to disqualify most application. उसके पास रीजन होते हैं डिस्क्वालीफाई करने के मोस्ट एप्लीकेशंस को। ओनली occasionally does he read a full resume. As you write your resume, you must keep in mind that it must quickly attract and hold that man's attention. अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। इन द सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रिएटिंग, एम्प्लॉयर्स केयरफुली सर्टेनाइज द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मोस्ट प्रमोटिंग applications. Often this involves the visit of the candidates to the employer workplace. अब सेकेंड स्टेज में एम्प्लॉयर प्रमोटिंग एप्लीकेशन के क्वालिफिकेशन को केयरफुली एग्जामाइन करता है। इस स्टेज पर डिपार्टमेंट मैनेजर भी रिज्यूमे को रीड कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ रिक्रिएटिंग का ही पार्ट है। टू इमेजिन योर रीडर, यू कैन इमेजिन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. At this stage, this person is short-handed and wants repeatedly to fill one or more openings. When he gets the resume, he now precisely what qualifications he seeks. सेकेंड स्टेज के रीडर को इमेजिन करने के लिए आप डिपार्टमेंट के हेड को माइंड में रख सकते हैं। ये पर्सन किसी पोजीशन को फिल करना चाहता है और उसे एग्जैक्टली पता होता है कि उसे किस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए। इसीलिए रिज्यूमे में वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट होनी चाहिए जो एम्प्लॉय सर्च कर रहा हो। Deciding how you want your resume to affect your readers is important. इसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें अपने रिज्यूमे से रीडर्स को किस तरह अफेक्ट करना चाहते हैं। After you have identified the readers, you should determine how your resume will affect them in the job that you are seeking. More precisely, you should define how your resume is to affect your readers while they read it. To determine how your resume will affect your readers, you can think about two things.
First, the way you want your communication to after your reader's attitude, and second, we want to have the reader perform a task easily. ये second point है, फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, वैसे वो है we want to help the reader perform a task easily. चलते हैं next point की तरफ. Helping your readers perform their task. The reader of your resume will look for specific term. रिज्यूमे के रीडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करता है. इन दिस एप्लीकेशन कैपेबल ही विल आस्क, बल्कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन करता है, जैसे कैन दिस पर्सन प्रोग्राम इन जावा. Helping your readers perform their tasks. Different kinds of communication involve different tasks. When you know what those tasks are, you can write your communication in a way that will help your readers perform them easily. While reading your resume, your reader's primary task to get the answers to the following questions. Resume read करते वक्त reader usually इन questions के answer search करता है. What exactly does the person want to do? What kind of education does the person have for the job? What experience does the person have in this or a similar job? What other activities has the person engaged in which have helped him prepared for the job? नेक्स्ट है प्लानिंग. प्लानिंग बी पार्ट है. सबसे पहला पार्ट था ए, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स. अब बी पार्ट है प्लानिंग. तो प्लानिंग में व्हेन यू प्लान यू डिसाइड व्हाट टू से and how to organize your material. In addition, you should find relevant expectations your readers have about your communication. Those expectations may limit the choice you make concerning content and organization. Deciding what to say provides you with direct help in determining what to say. In addition, your resume is a persuasive agreement whose purpose is to convince your readers to hire you. यानी प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं what to say और how to organize your material. रिज्यूमे का एक परसुएसिव आर्ग्यूमेंट भी होता है. इसका पर्पस एम्प्लॉय को कन्विंस करना. इसका पर्पस इज टू कन्विंस योर रीडर्स टू हायर यू. द पर्पस एग्रीमेंट हैज टू एलिमेंट्स, अ क्लेम एंड एन एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम. परसुएसिव एग्रीमेंट के टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है. फर्स्ट इज क्लेम एंड सेकंड इज एविडेंस. क्लेम ये है कि आप केपेबल, रिस्पॉन्सिबल और प्लेजेंट पर्सन हैं. क्लेम ये है कि आप कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल और प्लेजेंट पर्सन हैं, जबकि एविडेंस वो स्पेसिफिक फैक्ट्स है जो आपके क्लेम को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट चलते हैं. ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल. ये प्लानिंग का ही पार्ट है. When planning a communication, you need to decide not only what you will say but also how you will organize your material. For example, your defining of resume objectives require you to emphasize the points as major evidence that you are qualified for the job you seek. Most resumes are organized around an applicant's experience, thus you can categorize them under educational experience, work experience and so on. अब इसमें ये है कि प्लानिंग के वक्त सिर्फ ये डिसाइड करना इनफ नहीं कि हम क्या लिखेंगे. हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि इंफॉर्मेशन किस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करनी चाहिए. मोस्ट रिज्यूमे एप्लीसेंट की एक्सपीरियंस के अराउंड ऑर्गेनाइज की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड सो ऑन. मोस्ट रिज्यूमे आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन applicant experience, thus you can categorize them under education experience, work experience and other relevant experience.
However, some individuals choose to organize the substantial part of their resume around their accomplishment and abilities. Such a resume is called a functional resume because it emphasizes the functions and tasks the applicant can perform. कुछ पीपल अपने रिज्यूमे को अकॉम्प्लिशमेंट और एबिलिटीज के अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं। इस स्टाइल के रिज्यूमे को फंक्शनल रिज्यूमे कहा जाता है। फंक्शनल रिज्यूमे एप्लीकेंट के फंक्शंस और टास्क को एम्फसाइज करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Whenever organization pattern you choose, you must still decide the order you will use to present your resume. If you imagine your readers reading your resume, you will see that you have to make your name and professional achievement prominent. अब हम रिज्यूमे को प्रेजेंटेशन स्टाइल को अब हम रिज्यूमे के प्रेजेंटेशन स्टाइल को समझते हैं, जो कि दो है। फर्स्ट इज कन्वेंशनल रिज्यूमे एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे। आप अगर कन्वेंशनल रिज्यूमे लिख रहे हैं तो आप अपने नेम और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव टॉप पर प्लेस कर सकते हैं। इफ यू आर राइटिंग कन्वेंशनल रिज्यूमे, यू कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड prominence by placing the name and professional objective at the top. If you are designing a non-conventional resume, you may place your name along the bottom or side. और अगर आप नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे डिजाइन कर रहे हैं तो नेम को बॉटम या साइड पर भी प्लेस कर सकते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, you should organize your meaning material by following one of the most basic strategies for writing at work. Put the most important information first. लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखें, पुट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग की, जो कि थर्ड स्टेप्स है। पहले पढ़ा हमने डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, फिर प्लानिंग, अब ड्राफ्टिंग। व्हेन यू ड्राफ्ट you transfer your plan, notes, outline and ideas into a communication. For your resume that you create at work, you must not only draft a prose but also draft the design and the visual appearance of your message. यानी ड्राफ्टिंग का मतलब है कि अपने प्लान्स, नोट, आउटलाइंस, आइडियाज को एक्चुअल कम्युनिकेशन में ट्रांसफर करना। रिज्यूमे बनाते वक्त प्रोज ड्राफ्ट नहीं करने होते। रिज्यूमे बनाते वक्त सिर्फ प्रोज ड्राफ्ट नहीं करने होते, हमें रिज्यूमे का कंटेंट, डिजाइन और विजुअल अपीयरेंस सब कंसीडर करना होता है। ओके, ड्राफ्टिंग द प्रोज। व्हाइल यू ड्राफ्ट द प्रोज ऑफ योर रिज्यूमे, कीप इन माइंड द इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स ऑफ योर रीडर्स। ड्राफ्टिंग के वक्त इमेजिनरी रीडर को माइंड में रखें। Remember that your purpose is to enable those people to locate the answer to their question relating to you. आपका पर्पस ये होना चाहिए कि रीडर्स को आपके बारे में रिक्वायर्ड आंसर इजीली मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, एवल्यूटिंग एंड रिवाइजिंग। रिवाइजिंग लिटरली मीन्स टू सी अगेन, टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ फ्रेश क्रिटिकल perspective. Writing is a process of discovery and you do not always produce your best stuff when you first get started. इसमें होता है रिवाइजिंग का लिटरली मीनिंग होता है टू सी अगेन, यानी अपनी राइटिंग को दोबारा एक फ्रेश और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखना। राइटिंग एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है। जब हम फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारी राइटिंग उस वक्त परफेक्ट हो, इसलिए राइटिंग को दोबारा चेक करना और इम्प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रिवाइजिंग? रिवाइजिंग योर रिव्यूइंग योर एविडेंस, ओके, रिफाइनिंग योर पर्पस, रिकॉग्नाइजिंग योर प्रेजेंटेशन, रिवाइजिंग स्टाइल, प्रोज, करेक्टिंग ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ओके, ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। रिवाइजिंग के वक्त हमें अपने राइटिंग को क्रिटिकली देखकर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खुद से पूछने चाहिए। फर्स्ट, इफ इट्स रियली वर्थ सेइंग,
ये यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है क्या वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है। सेकंड, इफ इट सेज व्हाट यू वांट टू से, यानी क्या हमारी राइटिंग एग्जैक्टली वो मैसेज कन्वे कर रही है जो हम रीडर तक पहुंचाना चाहते हैं। थर्ड, विल इफ आ रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यानी क्या रीडर हमारी राइटिंग को इजीली समझ सकता है। अगर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, मैसेज क्लियर है और रीडर इजीली समझ सकता है तो हमारी राइटिंग इफेक्टिव है। इस तमाम ये था आज का आपका लेसन जिसमें हमने डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और एवल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग को कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।